हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा का सर्वे करते हुए पहुंचा हुआ है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा। और यहां हमारे साथ हैं सहरसा जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष अरविंद बाबू से हम जानेंगे खास तौर पर ये जो कोसी का क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में बीते 5 साल में, 4.5 साल में कितना काम हुआ है, कितना बदला है बिहार। क्योंकि लगातार चाहे केंद्र सरकार हो या फिर नीतीश जी के नेतृत्व वाले बिहार सरकार हो, डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और मोदी जी भी बीते महीने आए हुए थे 23-24 तारीख को, यहाँ कई सारी सौगातें दी उन्होंने। लेकिन इस बीच जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत का मुद्दा हो या फिर बिहार में आने वाले समय में इलेक्शन हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अरविंद बाबू, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं, जिस प्रकार से आप पुराने मतलब जन्मजात कह सकते हैं, एक आदमी कह रहा था कि मैं तो जन्म से पहले ही बीजेपी का हूँ। मैंने कहा ये कैसे, तो वो कह रहे हैं हमारे पापा जी भी बीजेपी के ही थे। तो आप बताएं, शुरू से ही आप भी आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ से जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि खास तौर पर जो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र है, ये बीजेपी के लिए एक अछूता सांप माना जाता है। क्या इस बार सिमरी बख्तियारपुर में बीजेपी का खाता खुलेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार और सिमरी बख्तियारपुर की बात आपने कहा, पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। बीजेपी और एनडीए एक ही है, एनडीए की पूरा लहर चल रहा है। अब सिमरी बख्तियारपुर की बात आपने कहा, सिमरी बख्तियारपुर से उपचुनाव में 6 महीना के लिए आरजेडी से जफर आलम साहब जीते थे। जी। उसके बाद अभी वर्तमान विधायक हमारे माननीय विधायक यूसुफ सलाउद्दीन जी, और इनका कार्यकाल इतना बुरा रहा, इतना विवादित रहा, इतना भ्रष्टाचार युक्त रहा, जो बीजेपी और एनडीए जिस किसी सच्चे कार्यकर्ता को टिकट देगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से यहाँ से सीट जो है सो निकल जाएगा। इसमें कोई संशय किंतु परंतु नहीं। बिल्कुल ऐसा जो आप दावा कर रहे हैं, इसका बेस भी कुछ होगा। हालांकि मैं पूरे क्षेत्र में बीते महीने भी करीब 8-10 दिन तक आपके क्षेत्र में और सहरसा जिला में घूमा था। इस बार भी मैं आया हूं कल, तो सड़कें तो दिख रही है, बन गई है, अच्छी खासी सड़कें जगह जगह कहीं बन रही है या फिर बन गई है। इसके अलावा बिजली भी आपके क्षेत्र में आ गई है। पंचायत में लोग कह रहे हैं कि सबको घर देने का वादा किया गया था, लेकिन बार बार डेट बढ़ा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। अभी तक उनको घर नहीं मिला है और उसमें कुछ धांधली की भी लोग बात कर रहे हैं। तो क्या आधार आप मानते हैं कि किस कारण से यहाँ की जनता बीजेपी या एनडीए को वोट देगी? सड़क पूर्णतः सब जगह, मेन चाहे एसएच हो, हाईवे हो या फिर पीएमजीएसवाई का हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, सब जगह सड़कें बन गई है। बिजली भी पर्याप्त उपलब्ध रहती है। अब जो है प्रधानमंत्री आवास की आपने जो बात कही, उसमें सर्वे चल रहा है। पहले जो कांग्रेस और आरजेडी का जो संयुक्त था सरकार, उसमें इतना धांधली था कि एक आदमी 2 बार 3 बार इंदिरा आवास करके उसमें हुआ करता था, उसका लाभ लिया। अभी सबका सर्वे और उसका सूची बन रहा है। अब कोई धांधली इस एनडीए बीजेपी की सरकार में नहीं चलने वाली है, और जो भी कर्मचारी धांधली करेंगे उनको सरकार जेल के अंदर बंद करने का काम करेगी। और न्याय के साथ विकास होगा। कहीं कोई गड़बड़ी, पक्षपात, जातिवाद नहीं है। ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। गरीबों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं, किसान के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, और बिहार सरकार, केंद्र सरकार मिलकर उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। बिल्कुल काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, तो ये क्षेत्र, खासतौर पे आपका ये जो क्षेत्र है,
कम से कम 4-5 महीना बाढ़ से ग्रसित रहता है, किसान परेशान रहते हैं। इसे लेकर हालांकि मोदी जी ने एक योजना लाया है, उसका लाभ इस क्षेत्र को कब तक मिलेगा, ताकि बाढ़ से जो चाहे गन्ना का फसल हो, मक्के का फसल हो या फिर जो धान का सीजन होता है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। उसके लिए आपके पास मोदी जी ने तो आश्वासन दिया है, क्या लगता है कब तक इन किसानों को बाढ़ से मुक्ति मिल पाएगा? देखिए, उसमें पाइपलाइन के द्वारा काम चालू है, सर्वे हुआ है, काम भी चालू है। वो मंचिंग क्या है, मंचिंग योजना जो है, मेचिलिंग योजना जो है, उसके तहत बाढ़ का स्थायी निदान होगा। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही था सपना, जो नदियों से नदियों को जोड़ो, महानगरों से महानगरों को जोड़ो। जी। तो उसमें काम हो रहा है, समय तो लगेगा। और बाढ़ का एक लाभ भी है, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर मखाना उद्योग की और सिंघाड़ा उद्योग, ये सब सारे चीज़ किसान लगाते हैं। इसके लिए कि मोदी जी ने मखाना के लिए अलग से दरभंगा में देखिए रिसर्च केंद्र बनाया गया है, उसमें काम हो रहा है, किसान लाभान्वित होंगे और इस बाढ़ का भी निदान होगा। तुरंत निपटाने की समस्या नहीं है कि 1 मिनट में निपटा जाए, लेकिन काम हो रहा है, किसान खुशहाल हैं। और ख़ास करके जो गरीब गुरुआ लेबर टाइप के हमारे मछुआ साहनी समाज के लोग जो हैं वो किसान मखाना की खेती करने के लिए बहुत उत्साहित और प्रयत्नशील है और कर भी रहे हैं। और मखाना का भाव भी है, उसका कीमत भी है। बिल्कुल, जब से बोर्ड हुआ मखाना का कीमत भी बढ़ गया है, बिल्कुल, और उससे फ़ायदा भी होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्षेत्र इन सब के बावजूद सड़कें बन रही है, बिजली भी है और मखाना बोर्ड या अन्य जो भी है वो सारी चीज़ें हैं, इन सब के बावजूद इस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पलायन होता है बिहार में। सब कुछ साधन होने के बावजूद लोग दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र कमाने के लिए जाते हैं। उनके लिए आप क्या अपील करेंगे कि जिस प्रकार से सड़कें बन रही है, तो जिस सड़क से वो गए हैं उसी सड़क से वो यहाँ वापस आएँ और अपना चाहे जिस प्रकार वहाँ मेहनत करते हैं यहाँ भी वो करें, इसके लिए आप कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। जैसे स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम था, अभी विश्वकर्मा योजना, जी। विश्वकर्मा योजना में जितना सारा उद्योग है वो काम करने वाले आदमी उसमें ट्रेनिंग लेके काम करेंगे। और जहाँ तक पलायन की बात है, अब सरकार जो 2025 में एनडीए की बनेगी, भाजपा एनडीए की, उसमें वही काम मुख्य काम है, जो पलायन कैसे रुके, सबको रोजगार दें, स्वरोजगार से सबको जोड़ना है। इस पर सरकार का एकदम समझिए कि रवैया स्पष्ट है कि हमको बिहार से पलायन नहीं होने देना है, सबको यहाँ उद्योग लगाना है। सबको सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए सबको रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार देख रहे हैं तरह तरह की योजना, सस्ता ब्याज, सस्ता दर पर लोन, मुद्रा योजना, कौन सारा, बहुत सारा योजना है सरकार कर रही है। इससे युवक काम करेंगे और खुशहाल रहेंगे। बिल्कुल, समय समय पर इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी हम आपके विधायक जी और पूर्व एमपी जी से भी मिले थे, जो आपके क्षेत्र के माने जाते हैं दबंग पहले। तो वक्फ बोर्ड, जिस प्रकार से अभी वक्फ विधेयक आया, आपके एमपी साहब कहते हैं यहाँ से लेके और पूरा मानसी तक जो है हमारा ही ज़मीन है, उसमें कितना उनका है और कितना वक्फ बोर्ड का है, ये फैसला आप लोगों को कुछ पता है? उससे उनको कितना नुकसान होगा, क्यों छत्ते बुला रहे हैं अब? देखिए, हमारे निवर्तमान जो सांसद हैं कैसर साहब, उन्हीं की बात है। जी बिल्कुल। तो वो जितना ज़मीन उनको है, जमींदारी तो थे, जी। अंग्रेज का, वे लोग, इनके पूरे खानदान अंग्रेज का दलाल थे। और सब बेनामी संपत्ति को अपने नाम से करके उनको बेचना और वक्फ बोर्ड का नाटक करके, जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, कहीं कोई नहीं है, कहीं। और पूरे संसार में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है कि कांग्रेस और कांग्रेस का जो दलाल था उसी का बनाया हुआ वो वक्फ बोर्ड है। और ये अपना पीठ अपने हाथ से थपथपाते हैं कि मेरी ज़मीन है, यहाँ से सलखुआ था। कुछ दिन में कहेंगे, जैसे पप्पू यादव पगला नहीं गया था, बोला था कि 9000 बीघा मेरे बाप दादा को जमीन।
हाँ। उसी तरह ये है सो पब्लिक में एक दिखाते हैं लॉलीपॉप, ऐसा बस काहिल सांसद और विधायक आज तक नहीं हुआ है, सब झूठा उनका मनगठन बात। बिल्कुल, इसलिए वो तिलमिलाते हैं इस सवाल के जवाब में। लास्ट में अरविंद बाबू अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या अरविंद बाबू भी एक प्रत्याशी के तौर पर सिमरी बख्तियारपुर में हैं और वो चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हम भाजपा का एक मजबूत सिपाही हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। पार्टी यदि चाहेगी हमको लड़ाना, मजबूती से लड़ेंगे और खूब बढ़िया से जीत हासिल करेंगे। ये पार्टी पर निर्भर करता है। बिल्कुल, पार्टी पर निर्भर। और जनता से क्या अपील करेंगे कि वो क्या सोच के आने वाले विधानसभा में वोट करें? क्योंकि अभी सारी पार्टियां जो है यहाँ आएंगे, चाहे आरजेडी के हों या अलग अलग नए दल भी बने हैं, जनसुराज वाले भी आएंगे, तो वो लोग भी वोट की अपील करेंगे। आप क्या अपील करेंगे अपने मतदाताओं से कि वो क्या सोच के वोट करें? देखिए, ये प्रजातंत्र है, जितने भी पार्टियां हैं सब अपना अपना प्रचार करती हैं, किसी का कोई बेस नहीं है। और भाजपा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं है, देश के लिए सोचती है। और भाजपा एनडीए मिलकर के यहाँ पर सरकार बनाएगी, किसी का नहीं चलेगा। लोग देख लिया, साथ में भी नीतीश जी और आरजेडी मिलकर सरकार चला, इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला हुआ जो नीतीश जी मैंने उब के भाग के चले और मन से कहते, एक ही बात कहते, अब नहीं जाने वाले हैं हम। इसलिए सरकार मन बनाई है और पब्लिक, सरकार से आगे पब्लिक है कि हम लोग पूरा मेजॉरिटी में भाजपा एनडीए को जिता करके एक मजबूत सरकार बनाएंगे। अभी देखिए 240 में कितना फायरिंग हुआ पाकिस्तान पर, यदि 400 होता तब क्या हाल होता। उसी तरह बिहार में मजबूत सरकार एनडीए की बनेगी, तो सारा काम जो छूटा हुआ काम है 15 वर्ष के अंदर काम लगभग हो, जो भी छूटा हुआ उसको सरजमीन से एक एक करके निश्चित रूप से बढ़िया से करने का सरकार काम करेगी और हमें विश्वास है कि ये होगा ही। बिल्कुल, बिहार में इस बार जो चुनाव होगा काफ़ी अलग चुनाव होगा, क्योंकि बीते 2020 में जो वोटिंग हुआ था वो कोरोना के जस्ट बाद हुआ था, और कोरोना के बीच में भी आप कह सकते हैं उस वक्त बीजेपी एनडीए को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी, और उसका ताना आज भी आरजेडी वाले देते हैं। परंतु इस बार क्या होगा ये मतपेटी में या ईवीएम में बंद होने के बाद, रिजल्ट के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। दावे बहुत किए जा रहे हैं, 200 सीट हो, 150 सीट हो, होगा क्या ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। और तमाम मतदाता जो हैं उनसे भी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लें और वो वोटिंग ज़रूर करने जाएं, तभी आपके पसंद का अगर उम्मीदवार होगा, आपकी बात वो विधानसभा में उठाएगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। अगर आपकी बात नहीं उठाई गई वहाँ विधानसभा में, तो आपके क्षेत्र का विकास वैसे ही परा का परा रह जाएगा जैसे कि पीछे 5 साल के पहले, 10 साल के पहले, 20 साल के पहले रहा करता था। इसलिए वोटिंग ज़रूर करें और अच्छे उम्मीदवारों को करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद बाबू, आपका भी बहुत